अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहा हो। थोड़ी सी नाइन्थ कंबाइन करनी है, तो थोड़ी नाइन्थ याद करना, ऐसा कुछ किया हुआ है नाइन्थ में। 2x² माइनस 6x+9, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी दिया हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी। हमारी वर्किंग वही रहेगी, कोई फर्क नहीं है। हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा। और आई एम एक्सपेक्टिंग इज बेस्ड ऑन योर प्रीवियस पेपर्स, जितने भी बोर्ड के हुए हैं, थोड़ा सा ट्रिकी पेपर हो सकता है, ऐसे वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, और ये थोड़ा नाइन्थ बेस्ड है। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? फर्स्ट हमारा कोशिश होती है कि हमारी इक्वेशन जो है, या पॉलिनोमियल है, फैक्टराइज हो जाए। फैक्टराइज होता है, नहीं हो रहा है ना? तो स्क्वायर रूट 3 अल्फा स्क्वायर रूट बीटा, हमें वैल्यूज नहीं मिल रही, तो हम निकाल भी नहीं सकते हैं। अब सोचो आप क्या कर सकते हो। पहला स्टेप आपका क्या रहेगा? सबसे पहले तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है, कुछ भी आपको अल्फा बीटा के लिए निकालने को कहा है, तो फर्स्ट थिंग जो हमें करनी चाहिए, दैट वुड बी टू फाइंड द बोलो सब, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है ना? तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा यहां से? 3। एंड अल्फा बीटा इज 9/2। अल्फा प्लस बीटा इज 3, अल्फा बीटा इज 9/2। अब हमें क्या करना चाहिए? टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा। मैं बार बार कह रही हूँ, नाइन्थ में एक चीज करवाई हुई है आपको। हाँ, इसकी पावर 1/2 ही हुई, तो अल्फा की वैल्यू ही नहीं हमारे पास है ना? और हमारे पास ये तो फॉर्मूला होता है कि x² प्लस y² इज x+y होल स्क्वायर, किस तरह से हम कर सके, और स्क्वायर रूट में है। तो हाँ बोलो, कैसे स्क्वायरिंग, कौन सी वाली साइड्स को, किसको स्क्वायर करेंगे? रूट अल्फा प्लस रूट बीटा का होल स्क्वायर जब आप लिखते हो, रूट अल्फा प्लस रूट बीटा के होल स्क्वायर को लिखते हो, तो क्या आएगा? ओपन करो इसको। अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बीटा। अब आ गया? ठीक है। बस इसमें भी ध्यान रखने वाली बात क्या होगी? अल्फा प्लस बीटा विल बी 3, 2 स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बीटा, तो यहां से 9/2। जो भी निकाल रहे हो ना, उसका अंडर रूट लेना है बाद में, प्लस माइनस करके। गलती क्या होती है, हम ये वैल्यू निकालकर यहां पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये स्क्वायर में दिया है, आपको स्क्वायर के बिना पूछा गया है। लिखो इस क्वेश्चन को अब। तो यहां से आ जाएगा 3+2 × 3/√2। सो दिस इज रूट अल्फा प्लस रूट बीटा का होल स्क्वायर इज 3+3√2। ठीक है, यहां पर नहीं छोड़ना है हमें, रूट अल्फा प्लस रूट बीटा निकालना है, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3+2√2। और ऐसे क्वेश्चंस को कहते हो कि नाइन्थ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्ट नाइन्थ का है, टेंथ में कभी नहीं पढ़ाया इस चीज को, लेकिन नाइन्थ में अगर हमने नंबर सिस्टम में चीज की हुई है, रूट x+1/√x। याद है ना आपको? 2-3 बार मैंने फाइनल्स में भी करवाया था, और कॉन्वेंट के पेपर में आया भी हुआ ऐसा क्वेश्चन। तो इसीलिए मैंने कहा था कि वो बार बार याद करो। रूट x+1/√x, इफ यू रिमेंबर, रैशनलाइज करते हैं फिर उसको, कि इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। वो लिखा भी 3+2√2 होता है, कि जिसे आप सॉल्व भी नहीं कर सकते स्क्वायर रूट को, ना आपको आता है सॉल्व करना वो। ठीक हो गया इतना? तो ऐसे वाले क्वेश्चन जब भी स्क्वायर रूट में प्लस की टर्म आ जाए ना, ऐसा दिया हो, तो स्क्वायर करके फिर बाद में एन टर्म का स्क्वायर रूट निकालो। दिस इज द बेस्ट आइडियल वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। या फिर हम पॉलिनोमियल को चेक करें, वो फैक्टराइज होता है, यहां नहीं होना। ठीक है, इसके फैक्टर्स रूट्स निकल जाए, अल्फा बीटा निकल आए, वो तो निकल नहीं रहे ना यहाँ। रूट अल्फा, एक इसका इसका थॉट ये भी प्रोसेस होता है, बिकॉज वी आर टेकिंग 2 पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स। रूट अल्फा प्लस रूट बीटा ले रहे हैं, तो उसका आंसर भी प्लस में ही आना चाहिए। ठीक है, तो हम माइनस को पहले एक बार लिखकर, फिर आप बाद में लिख सकते हो कि, और वी कैन से, बिकॉज वी आर टेकिंग 2 पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स, यहाँ पे भी प्लस साइन है, यहाँ पे भी प्लस साइन है, अंदर तो माइनस हो नहीं सकता। अल्फा तो पॉजिटिव होगा, स्क्वायर रूट में है। बीटा भी पॉजिटिव होगा, स्क्वायर रूट में है। और जरूरी ये नहीं है कि अल्फा बीटा पॉजिटिव है कि नहीं है, कभी कभी तो रूट्स निकलती भी नहीं है, रियल रूट्स नहीं होती हैं, फिर भी हम अल्फा प्लस बीटा या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालते हैं। हमारे लिए मोटिव अल्फा बीटा निकालना नहीं है, एक हमें टर्म दी हुई है, एक्सप्रेशन दी है, उसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हमारे लिए ये मैटर नहीं करता कि स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा पॉजिटिव, तो इसलिए बस दोनों साइन ले लो। अगर ऑप्शंस में आएगा तो वी कैन टेक दैट वैल्यू, बिकॉज ये प्लस माइनस के साथ ही होता है। समझ में आ गया?
टेक इट एज प्लस माइनस ओनली। अब आते हैं कल वाला वो असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन। ठीक है, उसमें ए ऑप्शन ही मार्क करना। ठीक है, तीन पे नहीं कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सीरियसली कहती हूँ कि सिर्फ प्रैक्टिस की कमी होती है और कुछ नहीं, या फिर वो मोटिवेशन नहीं होता कि नहीं क्वेश्चन मिला तो मैं सॉल्व करूँ, वो तो होता है ना अंदर एक वो होती है। हाँ, कि आई शुड हैव दैट नो आंसर द मोमेंट अ क्वेश्चन डिफरेंट सा क्वेश्चन दिख जाए तो आपको लगता है कि नहीं पहले मुझे सॉल्व करना चाहिए इसको, क्या आंसर क्या है। ठीक है, तो वो कुछ नहीं है, सीन पे छोड़ना है या दे। समटाइम्स वो मोटिवेशन होती है कि क्या करना है, रिप्लाई करके आना है, नहीं आया तो क्या करना है नो। ठीक है, इट्स ओके। चलो, अब जो कल वाला था ना क्वेश्चन उसको एक बार क्लैरिटी कर देते हैं। उसमें लिखा था assertion में द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर आर रिलेटेड बाय रेडियस। तो ये कैसे रेडियस से रिलेटेड होते हैं इसे हमने डिस्कस किया था, है ना। तो उन्होंने कहा कि अगर आप सरफेस एरिया लिखते हो तो वो होता है 4 पाई r स्क्वायर क्योंकि स्फीयर है, और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। अगर आप सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम करते हो तो आपके पास रेडियस की टर्म्स में आंसर आ जाएगा। r स्क्वायर, या r क्यूब है, r रह गया। तो सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम विल बी 3/r, और वॉल्यूम इज इक्वल टू r/3 ऑफ सरफेस एरिया। वॉल्यूम बाय 3 कर लो ना, v सॉरी वॉल्यूम बाय s कर लो, v/s इज r/3। सो दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय रेडियस। फर्स्ट पार्ट इज ट्रू, और सेकेंड पार्ट भी, मतलब जिसने क्वेश्चन फॉर्म किया उसने सेकेंड पार्ट भी इसी से सॉल्व कर दिया। ठीक है, कि हमने v² किया, s³ किया, तो उन दोनों के साथ वी कैन एक्चुअली फाइंड द रिलेशन, सो दे आर रिलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। तो इसमें आपने कुछ भी नहीं, आंसर यही मार्क करना है। द ओनली रीजन आई कैन गिव इज कि दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू है और एक दूसरे को दोनों ही रीइंफोर्स कर रही हैं, तो ऑब्वियसली यूल मार्क ए। ठीक है, अब आते हैं कितने क्वेश्चंस किए वर्कशीट के। ये रही यहाँ पे रख, मिली नहीं, अभी करती हूँ। कल डाउनलोड। लास्ट ईयर बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके वाले सेट में नहीं ऑफ कोर्स, मतलब आपके वाले रीजन में नहीं, किसी और रीजन में। और ये क्वेश्चन 2 साल पहले ही किसी मतलब प्री बोर्ड्स में आया हुआ है किसी स्कूल में। ठीक है, और वहां पर प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पर आपको पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर दिया हुआ है, तो आपको पता है पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 πr θ/360 इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर इज लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2 रेडियस, 2 टाइम्स रेडियस। ठीक है, सो पेरीमीटर इज लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2 रेडियस। ठीक है, पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 24.4 प्लस 2 टाइम रेडियस मतलब 8.2। 24.4 में से कितना माइनस करते हो आप, 16.4, दैट इज द लेंथ ऑफ आर्क एंड इट विल कम एज 8 सेंटीमीटर। तो 2 πr θ/360 इज 8। इसको सॉल्व करो, आंसर आता है इसमें एग्जैक्ट नहीं आता। ठीक है, तो इसमें आंसर जो है, आपके पास रेडियस है विच इज 8.2, थीटा है और 360 डिग्रीज है। ठीक है ना, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं वी रियलाइज कि वी डोंट हैव द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा सॉल्व करना हमारा मोटिव नहीं है। इस क्वेश्चन में जो बोर्ड में आया था उसमें थीटा एग्जैक्ट आ रहा था। ठीक है, दैट वाज वन बोनस पॉइंट वहां पर, उसमें एग्जैक्ट थीटा था। तो जब आप यहां पर सॉल्व करोगे तो लिखोगे 8 × 180 अपॉन पाई इंटू 8.2। This is the value of theta. And to find area of the sector, that will be pi r² theta by 360. तो हमने pi लिखा, 8.2 का होल स्क्वायर, थीटा इज 8 इंटू 180 अपॉन 8.2 इंटू पाई, और यहां से एक 360 अपने पास आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा लंबा है लेकिन अगर हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं है तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 8.2 इंटू 4, आंसर विल बी 32.8 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लो, एरिया ऑफ अ सेक्टर इज हाफ लेंथ ऑफ आर्क मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। आपने 8.2 को 4 से ही मल्टीप्लाई किया है, रेडियस 8 थी।
लेंथ ऑफ आर्क लेनी है, पेरीमीटर नहीं लेना उसमें भी। डायरेक्ट फॉर्मूला तब यूज करना जब आपके पास एमसीक्यू फॉर्म में आए। 2 मार्क्स में भी कर सकते हो, बट अगर नहीं याद हो रहा फॉर्मूला, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ऑलवेज गो बाय द लॉन्ग मेथड। और जो क्वेश्चन आया था वो एग्जैक्ट सॉल्व हुआ था। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड। P and Q each have certain number of bananas. P says to Q, if you give me 30, I will have twice the number of banana left with you. And Q replies, if you give me 10 of your banana, I will have thrice the number of bananas left with you. Find the number of bananas with P and Q separately. So let the number of bananas with P be X and with Q be Y. Number of bananas with P. So according to the question, P ने क्या कहा है? You give me, P has, you give me 30. So P has X plus 30, Y will have Y minus 30. So I will have twice the number of bananas. So P says that my number of bananas will be 2 times. ठीक है, इसमें Q क्या कह रहा है कि you give 10 of yours. So X में से 10 हो गया, Y में 10 प्लस हो गया। अब इक्वेट करने के लिए आई हैव थ्राइस, तो यहां से ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। ये इक्वेशंस फॉर्म की है, किसी की इसके अलावा कुछ और आई है? तो आंसर क्या है इससे? P के पास कितने हैं और Q के पास कितने हैं? P has 34 and Q has 62. ठीक है, यू नीड मी टू सॉल्व द इक्वेशन, ये तो हो जाएंगे सॉल्व, है ना? अच्छा, फाइनल दो इक्वेशंस जो बनी है वो बता दो। 3x 27 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी, इन्हें सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 34 एंड y की वैल्यू 62। तो इसका मतलब P हैज 34 बनानास एंड Q हैज 62 बनानास। चलो, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये टाइम एप्लीकेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। An angle of elevation of an aeroplane from a point on the ground is 60 degrees after a flight of 30 seconds. That the angle of elevation of an aeroplane from a point on the ground, that is P, is 60. So aeroplane I say is flying at some altitude, उसका angle of elevation is 60 degrees. तो ये आ गया 60, right? AB ले लिया, height of aeroplane after a flight of 30 seconds, एंगल जो है वो 30 डिग्रीज बन गया, तो इसका मतलब वो प्लेन इधर गया है, उधर की तरफ जाएगा। तो मैं फिगर क्योंकि यहां से चाहती हूँ ना, हाँ, आई शुड इन्वर्ट द फिगर, अदरवाइज मुझे यहाँ पे मूव करना पड़ेगा। So this is 60 degrees, A, B, after a flight of 30 seconds.
तो आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स, एक मिनट, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्रीज। तो इसको मैंने सी एंड डी ले लिया, ठीक है। सो ए सी इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 30 सेकेंड्स। प्लीज आई रिपीट अगेन दैट आपने अपने फिगर को एक्सप्लेन जरूर करना है कि लेट ए बी द हाइट ऑफ द एरोप्लेन, लेट द हाइट बी एच, कांस्टेंट हाइट दी हुई है उसने, तो वो दिया हुआ है 3600√3 मीटर्स। तो सी डी भी 3600√3 है। पहले 60 डिग्री एंगल है, फिर 30 डिग्री एंगल है। सो ए बी इज द इनिशियल पोजिशन, सी डी इज द फाइनल पोजिशन, ठीक है। तो अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स बनेंगे, ट्रायंगल एबीपी, ट्रायंगल सीडीपी। एबीपी में विल राइट 3600√3 अपॉन बीपी एज tan 60 विच विल बी √3। तो बीपी की वैल्यू हमारे पास आ गई 3600। सीडीपी में अगर मैं डायरेक्टली लगाती हूँ 3600√3 प्लस डीपी अपॉन डीपी विल बी इक्वल टू 1/√3, तो डीपी आ जाएगा 10,800 मीटर्स, ठीक है। तो डीडी डिस्टेंस जो कवर है वो डिफरेंस ऑफ द टू है 10,800 माइनस 3600, जो कितना आएगा 7,200 मीटर्स, एंड दिस डिस्टेंस इज कवर्ड इन 30 सेकेंड्स। तो स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7,200 डिवाइड बाय 1000, 30 डिवाइड बाय 3600। क्लियर हो गया? कितना आंसर आता है इसका? 864। कैलकुलेशन एरर है कुछ ना कुछ। हाँ हाँ, कन्वर्ट फैक्टर गलत ले लिया होगा। 72/10 इंटू 360/3, ये आएगा, यहाँ से 10 खत्म हो गया, ये 12, हाँ। तो ये आ गया 864 किलोमीटर्स पर आवर। देख उसने क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, मैं मीटर पर सेकंड पे ही छोड़ दूंगी, मुझे काम करने की आदत नहीं है कि एक्स्ट्रा मैं काम करूं, बट हाँ मांगा स्पेशली किलोमीटर पर आवर है तो वही लिखेंगे। कन्वर्जन फैक्टर में कुछ नहीं करना होता, ये 18/5 और 5/18 में इसलिए नहीं करती, अगर तो स्पीड टेस्ट कर रहे हो जहां पर रट्टा मार के जाते हो कि बस 5/18 कब है, 18/5 कब है, फिर तो करो। जरा से भी कंफ्यूजन आती है तो जब भी आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर को डिवाइड करो 1000 से, सेकंड्स को डिवाइड करो 3600 से, एंड दिस विल गिव यू किलोमीटर पर आवर। अब वो 5/18 बने या 18/5 मुझे नहीं याद करना है, अगर मुझे किलोमीटर पर आवर को करना है 2 मीटर पर सेकंड, बिकॉज आई डोंट वांट दैट रिग्रेट कि नहीं नहीं आकर बस मैंने गलती कर दी, ठीक है। सब्जेक्टिव पेपर में इसका ध्यान रखना होता है, ऑब्जेक्टिव में तो रट्टा मार लेते हैं या फिर कोई ना कोई वे याद करते हैं हम। तो किलोमीटर्स पर आवर के लिए, अब किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी, आर दिया होता है तो उसको 3600 से, तो यहाँ पे फैक्टर 5/18 मीटर पर सेकंड बनकर आता है। 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो इंटर कन्वर्जन हो जाता है, 18/5 से आप मल्टीप्लाई करोगे, और उसमें भी मुझे कंफ्यूजन रहती है, राइट। सो आई ऑलवेज फाइंड दिस मेथड बेटर, गलती के चांसेस 0 है इसमें। देख 240 मीटर पर सेकंड है ना, तो मैं जब लिखूंगी इस 240 मीटर पर सेकंड को, दैट मीन्स 240 मीटर्स अपॉन 1 सेकंड। सो 240 डिवाइड बाय 1000, 1 डिवाइड बाय 30 सेकंड, बात तो वही है, ठीक है। 240 डिवाइड बाय 1000 इंटू 3600, दो ये 3 जीरोस गई, 24 इंटू 36 विच विल गिव यू 864। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें द ओनली कंफ्यूजन जो फर्स्ट हमारा टाइमर पेपर में आ सकता है कि वी आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और हम मीडियन ढूंढना फिर शुरू कर देते, तो मीडियन तो दिया नहीं हुआ। देखो, तो फर्स्ट कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में आती है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया हुआ है, आपको सम निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है और फिर मीडियन निकालना है। तो एक्स की वैल्यू सबको आ गई, 16 आ गई सबके पास।
ठीक है। द सेकेंड थिंग टू बी टेकन केयर ऑफ, यहां पर आपके जो क्लास लिमिट्स है दे शुड बी कंटिन्यूअस। ठीक है, नहीं है तो कन्वर्ट करो, चाहे मीन मीडियन मोड तीनों में से कुछ भी हो आपने कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये तो 5 मार्क्स में आएगा। हाँ तो सम करोगे ना, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 96, तो इन सबको ऐड करके प्लस एक्स इज 96, सो एक्स इज दिस। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आप कह रहे हो 16 आया सबको सम करने के बाद। अब मीडियन क्या आ रहा है इसमें, 139 एवरीवन, किसी का कुछ, लेकिन मीडियन को लिखना क्या है, 139 सेंटीमीटर्स। ठीक है, हमेशा जो यूनिट दिया हुआ है उसको साथ में मेंशन करना है, 139 सेंटीमीटर्स। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाय F मल्टीप्लाइड बाय H। L क्या था इसमें, मीडियन क्लास कौन सी आई है यहां पर, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने लिखना है मीडियन क्लासेस 136 डिवाइड बाय टू 140। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 5, 13, 30, इसमें भी गलती हो तो नंबर कट जाएंगे, 54 प्लस 16 कितना होगा, 70, 70, 82, 88, 92, 96। ठीक है, ये हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। लेस देन मोर देन का ध्यान रखना है, लेस देन और मोर देन हमेशा कन्वर्ट करना है फ्रीक्वेंसी टेबल में, देन यू नीड द आंसर। अब यहां पर हम लिखेंगे L इज 136, 48, 48 के हिसाब से मीडियन क्लास हमारी ये बन जाती है 136 to 140। सो L is 136, n/2 will write as 48, cumulative frequency of the previous class is 30, frequency of the median class is 24 and class height is 4। एक्स की वैल्यू तो आपने सॉल्व के लिए निकालनी बेटा, उसके बाद हाँ। पहले तो क्यों निकालोगे ना, पहले आप एक्स की वैल्यू निकालने के बाद ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। पूरा टेबल तो फॉर्म करोगे ना, चाहे तुम्हारा उससे पहले ही आ गया मीडियन क्लास, पर तुम पूरा तो निकालोगे ही ना। तो पहले तुम एक्स की वैल्यू निकाल रहे हो, एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद पूरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहे हो। नहीं, ऐसे ऐड कर दो बेटा, ऐसे ऐड कर दो, ऐसे जस्ट ऐड कर दो। मैं तो भी कह रही हूँ प्रॉपरली शो करो, बाद में नहीं शो करोगे मे बी देयर से कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चार्ट नहीं बनाया होगा। 5 मार्क का क्वेश्चन है, एक चांस मत छोड़ो छोड़ने का कि नहीं मैंने पहले तो एक्स निकाल दिया अब जरूरत नहीं है तो व्हाई शुड आई राइट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहां से उसके बाद आपने ये सारी वैल्यूज भी मेंशन करनी है, L 136, n/2 48, प्लीज ये मेंशन कर देना बिकॉज देर आर टाइम्स जहां पर मार्क्स कट जाते हैं। CF इज 30, फ्रीक्वेंसी इज 24, H इज 4। इसीलिए क्वेश्चन दिया है कि आपने पहले तो एक्स की वैल्यू प्रॉपरली निकालकर मेंशन करनी है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 96, देयरफॉर एक्स इज, इन सबको ऐड करके प्लस एक्स इज 96। फिर आप टेबल बनाओगे एक्स की वैल्यू को पुट करके, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड देन फाइंड द मीडियन। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नहीं, हाइट तो बेटा ये होगा ना 140 माइनस 136। एक्स की 139 थोड़ी आई, एक्स इज 16, हाँ 139 सेंटीमीटर। मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो इतना सब तो लिख कर आना वहां। आपने मतलब एक चांस नहीं देना है किसी को भी पेपर के लिए मार्क्स कट करने का, क्योंकि बाद में रिवैल्यूएशन करवाते रहो, उसमें मिले नहीं मिले PDF मंगवाओ नहीं मंगवाओ बहुत बात की बातें होती है, बट पहले बार में तो हमें इतना चांस देना है कि वी शुड गेट द फुल मार्क्स इन वन गो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन एन AP द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 210, डिफरेंस बिटवीन द लास्ट टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज 36। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स दिया हुआ है, सम ऑफ 10 टर्म्स क्या है 210। तो इसमें पहले हमेशा लिखना है क्योंकि ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेट द फर्स्ट टर्म बी A, लेट द कॉमन डिफरेंस बी D। लिखने के बाद AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D SN, पूरा फॉर्मूला लिखना है, N/2
2a+n-1d, या फिर जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो, a+l, l इज द लास्ट टर्म। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स दिया हुआ है हमें 210, तो 10/2, 2a+9d, ये बन गया। इसको सॉल्व करोगे तो 42 आ गया। 2a+9d इज 42। देन नेक्स्ट इट सेज डिफरेंस बिटवीन द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कौन सी हुई? टू, सॉरी, a+a10 हुआ ना लास्ट टर्म, a10 माइनस a इज गिवन एज 36, तो यहां से a+9d माइनस a इज 36, तो 9d 36, d कितना आ गया? 4। कॉमन डिफरेंस 4 आ गया, पुट द वैल्यू हियर, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a एज, पर ठीक है, हाँ। देख, पता क्या है, एंड में आंसर आना चाहिए और तुम्हारा पेपर पूरा होना चाहिए, पेपर पूरा होना चाहिए, पेपर छूटना नहीं चाहिए, और ऐसा ना हो कि बिल्कुल डॉट पे हमने खत्म किया। तो आई रिकमेंड एवरी मेथड जिससे तुम्हें सॉल्व कर लिया, जिससे दिमाग चल के आंसर आ गया, वो मेथड बिल्कुल सही है। मैं नहीं कहूंगी नहीं यही करो, ठीक है। आपको जो समझ में आता है वो सबसे बेस्ट मेथड है, मेथड चेंज आप बिल्कुल नहीं करना अपना। प्लस स्पीड बना लो इतनी कि वो आपका टाइम कंप्लीट में, कंप्लीशन में, पेपर में ये ना है वो एक छूट गया, वो रिवाइज नहीं किया, वो आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, ट्राई टू चेंज योर मेथड इफ यू फील कि मेरा टाइम कम हो जाएगा और मुझे समझ में आ गया, आई कैन पिक अप दिस। राइट, चलो नेक्स्ट करते हैं। Height of Vijay's house is 20 meters when Vijay's house casts a shadow 10 meters long on the ground. So height is 20 meters and shadow is 10 meters long. So this is Vijay's house. This is the case for Vijay. At the same time, a tower casts a shadow of 50 meters long on the ground. So this is towers EFG. ये टावर है और उसकी शैडो दी हुई है 50 मीटर्स लॉन्ग, और फिर एक अजय का हाउस दिया हुआ है विच कास्ट अ शैडो ऑफ 20 मीटर्स लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। तो इस टाइम पर, जिस टाइम पर 20 मीटर्स लॉन्ग शैडो हुई, उस टाइम पर वी विल फाइंड द हाइट्स ऑफ द डिफरेंट हाउसेस एंड द टावर। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर सिमिलर ट्रायंगल्स लेना, बिकॉज एंगल ऑफ एलिवेशन सेम है, या वेरिएशन ले लेना, जैसे भी कर सकते हो, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ अजय's हाउस? क्या होगी? 40 हो जाएगी ना। ठीक है, मैं जनरल इंफॉर्मेशन निकाल रही हूँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे। हमने अजय's हाउस की हाइट निकाल ली, दैट इज 40 मीटर्स। एंड व्हाट अबाउट द टावर, उसकी हाइट कितनी होगी? 100 मीटर। अब हाइट ऑफ द हाउस और द टावर विल बी फिक्स्ड। टावर की हाइट फिक्स होगी, हाउस की हाइट फिक्स होगी। चेंज क्या होती है? लेंथ किसकी चेंज होती है? शैडो की। तो वहां पर वही किया हुआ है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ द टावर व्हेन विजय's हाउस कास्ट द शैडो ऑफ 12 मीटर्स। कहते हैं विजय के हाउस ने 12 मीटर्स की शैडो कास्ट की, अब बताओ टावर की शैडो कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने हाइट निकाल दी। यहां पर विजय's हाउस की हाइट है 20, राइट। टावर की उसकी शैडो है 12। द सेम विल बी विद टावर with a height of 100. Let the shadows length be x. 60 आ गया। So A part का आंसर will be 60 meters. The shadow of the tower at that particular point will be 60 meters. Height of Haj's house वो तो हमने निकाला ही है, वो तो फिक्स रहेगा 40 meters. When the tower casts a shadow of 40 meters same time, what will be the length of shadow of Ajay's house? टावर की हाइट है 100, उसकी शैडो कितनी है? 40। अजय हाइट 40 और शैडो x 16। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आंसर आ जाता है, शैडो ऑफ अजय's हाउस विल बी 16 मीटर्स लॉन्ग। टावर कास्ट शैडो ऑफ 40 मीटर्स, ये और में है ना, थर्ड और फोर्थ दोनों में से कोई भी सेम टाइम, व्हाट विल द लेंथ ऑफ विजय's हाउस? तो यहां पर सिर्फ आपको 20 करना है। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन अटेम्प्ट करना है, तो आंसर विल बी 8 मीटर्स।
हाँ, विजय हाउस दिया तो हुआ 20 मीटर, स्टार्टिंग उसी से हुई थी। हाँ, तो वो तो सेम ही है ना। हाँ, तो हाइट तो सेम ही रहेगी ना, हाँ, तो हाइट ही पूछी 100/40 लेंथ ऑफ शैडो होगा ऑब्वियसली। शैडो है, सेम क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अजय हाउस, और में आया हुआ है लेंथ ऑफ शैडो ऑफ विजय हाउस। ठीक है, सो दैट विल बी 8 मीटर्स। यहाँ पर हमें हेमिस्फेरिकल डोम दिया हुआ है विथ हाइट 21 मीटर्स। तो अगर हाइट दिया जाए हेमिस्फियर का, इट इज सेम एज द रेडियस। तो इसमें हम लिखेंगे हाइट इज इक्वल टू रेडियस विच इज गिवन एज 21 मीटर्स। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फियर क्या होगा? 2/3 पाई 22/7, 21 × 21 × 21, ये कैंसिल हो गया। 441 × 44 करना है। कैलकुलेशंस कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है। 19404 क्यूबिक मीटर्स, दिस इज द वॉल्यूम। तो कहते हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल शेप्ड टॉप विद डायमेंशंस 8/6/4। ऐसी बनी हुई थी, उन्होंने प्रॉपर दी हुई थी। सो 8/6/4 मिल जाएगी, बहुत सैम्पल पेपर्स में, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। 8/6/4 करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम निकालना है हमें, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो विल बी 48 × 4 विच इज 192 क्यूबिक मीटर्स। टोटल सरफेस एरिया, मतलब मैं जो फोर्थ पार्ट था ना, ये ऑप्शन में दिया हुआ है, देखो अब ये झगड़े वाला पार्ट है, राइट। जैसे कि अब मुझे सिलेक्शन करनी है बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन दी हुई थी, तो मैं पहले वाले थर्ड वाले पार्ट में जाऊंगी। Total surface area of the combined figure, hemispherical dome with hemispherical dome with radius 14 and cuboidal shape top with dimensions 8, 6 and 4. So find the area of the cloth required to cover the hemispherical dome if radius of its base is 14 meters. चलो ये करो, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ देखते हैं। थर्ड और फोर्थ दोनों ही है ना, अगर दोनों का ही निकालोगे एरिया ऑफ द क्लॉथ तो बात तो एक ही है ना। नहीं, इसमें सिर्फ हमें हेमिस्फेरिकल निकालना है, उसमें हमें उसको ऐड करना होगा। फोर्थ पार्ट में नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं, देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर द हेमिस्फेरिकल डोम इफ रेडियस ऑफ द बेस, तो हमने लिखना है 2πr²। ठीक है, तो यहां पर इसको सॉल्व करोगे, 44 × 22 विल बी 1232 स्क्वायर मीटर्स। वो जो ऊपर का हमारा एरिया है वो पोर्शन माइनस किया ही नहीं। ठीक है, हम्म, पेपर में ऐसा मतलब आएगा तो इस तरह से ही करना है। दूसरी चीज है, अगर सेम टू सेम क्वेश्चन अगर आता है ये, ठीक है, उसके बाद लिखा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंबाइंड फिगर। सो उन्होंने क्या लिया है, 1232 प्लस 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस लेंथ ब्रेड्थ। ठीक हो गया, जो बेस है वो मर्ज कर गया, उसको सब्ट्रैक्ट आइडली होना चाहिए ऊपर की लेंथ बस। दे टेकन CSA ऑफ द हेमिस्फेरिकल डोम प्लस ये, और यहाँ पर एरिया ऑफ फोर वॉल्स, और जो ऊपर का हमारा सरफेस है उसको ऐड किया, वो सब्ट्रैक्ट नहीं किया है, मतलब यहां से उसे सब्ट्रैक्ट आइडली होना चाहिए। अगर मैं सिर्फ इनके आंसर्स को अगर कंपेयर बनवाना चाहती हूँ कि नहीं जैसे इन्होंने किया वैसे ही आंसर लिखो, ठीक है, तो जिस भी बुक में जहां पर भी ये क्वेश्चन आया, 3-4 बुक्स में क्वेश्चन आया, तो सब में यही आंसर लिखा हो। तो देखो अगर होगा तो इसको ऐसे ही कराना, गलत नहीं होगा ना, क्योंकि सब लोग कुछ नहीं पता ना कि आंसर की क्या आती है, देयर कुड बी डिफरेंट व्यूज, तो अभी तक कोई कंटेस्ट नहीं किया है, 2 साल हो गए। ठीक है, तो a big hemispherical dome with a cuboidal structure mounted on it।
तो 2 यहां से लेंथ प्लस ब्रेड्थ है, 8 + 6 × 4 + 8 × 6, दिस विल गिव यू द आंसर ऑफ 1392 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। हाँ, दिस ऑल्सो यू कैन आस्क, एक बार टीचर से डिस्कस कर लेना, ठीक है, इसके आंसर्स बताकर कि मैम ऐसा है पर क्या माइनस करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं अब इसका। पॉइंट, तो जीरोस कौन सी हुई इसकी? -2 and 4, बी पार्ट। ठीक है, अ स्फीयर ऑफ रेडियस, अब ये आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। तो जब एक क्यूब सिलेंडर में या क्यूबॉइड में, यहाँ पे कोन नहीं दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि कोन में यूनिफॉर्मली हाइट राइज नहीं करती है। अच्छा ना, एक क्वेश्चन मैं जरूर करवा के भेजूंगी, दैट इज हेमिस्फीयर, स्फीयर का वो सिलेंडर का ही होता है। अच्छा, उसके पीछे क्या हुआ था कि आई हैड डन इट इन कैम्ब्रिज बोर्ड, उसके पेपर में था। एंड मुझे फिर ना टिया ने एक क्वेश्चन भेजा ओसवाल से, विच वाज फ्रॉम कोन, इन्वर्ट कर दिया उसमें हाइट वॉल्यूम, पानी का वॉल्यूम, अगर आपको अपसाइड डाउन कोड पड़ी, इस तरह से कोन रखी हुई है और इस तरह से कोन रखी हुई है, तो दोनों में जितना आधा पानी भरा हुआ है, तो द हाइट ऑफ बोथ द वाटर लेवल इन बोथ द केसेस विल बी डिफरेंट, राइट। तो उसमें हमें बताना था कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टू, या हाइट कितनी है या कितना नहीं है, वो बताना था। चलो दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, थोड़ा सा। हाँ, फ्रस्टम टाइप तो था, पर कौन सा ही हो जाता है ये, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज और इस चीज में ना, मतलब आई फाउंड अ लिटिल सिमिलैरिटी। तो जो मेरे पास बच्चा था, मैंने उससे पूछा भी कि हमने वो क्वेश्चन किया है, डू यू रिमेम्बर इट? कहता हाँ मुझे याद है, वो हेमिस्फीयर वाला, जो क्यूबॉइड वाला, सॉरी सिलेंडर वाला क्वेश्चन था, और वो पेपर में आया भी बात। ठीक है, एंड देन ही सेड दैट दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज द मोस्ट डिफिकल्ट वन, एंड एवरीबॉडी टुक टाइम टू सॉल्व दिस, किसी से भी सॉल्व नहीं हो रहा था वो। मैं कहा तुझसे मैंने पहले कहा था, ये रिवीजन की हुई है हमने और ये आता है? कहता हाँ बिल्कुल आता है। ठीक है, और वो मैं आपको बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट मेजरमेंट्स करवाऊंगी, बिकॉज उसमें सिर्फ एक ही ट्रिक है, द मोमेंट यू यूज ट्रिग्नोमेट्री आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें दिया हुआ है कि जब भी एक सर्टन लेवल तक पानी सिलेंडर में हमने रखा हुआ है, हमें नहीं पता वो किस लेवल पर है, द मोमेंट यू थ्रो अ सॉलिड बॉडी, जो इस केस में है स्फीयर, द वाटर लेवल राइजेस। तो जो राइज करने के बाद भी हमारे पास सॉलिड जनरेट होता है बिकॉज ऑफ द वाटर लेवल राइजिंग, विल बी अ सिलेंडर। सो लेट द हाइट ऑफ दिस न्यू सिलेंडर बी h। और आपको पता है वाटर डिस्प्लेस जितना होता है वो कितना ही होगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो 4/3 पाई 6 क्यूब इज सेम एज पाई 8 स्क्वायर हाइट ऑफ दिस न्यू रेज्ड पोर्शन। ठीक है, जो इतना वाला पोर्शन है यहां तक पानी था, उसके बाद यहां तक पानी था, ये वाले, बस इस वाले पोर्शन को हमने हाइट ली है, हमें पूरा पहले कितना पानी था उसकी जरूरत ही नहीं है, उसको पूछा भी नहीं हुआ। ठीक है, और वही निकाल सकते हैं। सो आंसर विल बी 4.5। इसको सॉल्व करोगे, आंसर हाइट की आपके पास आ जाएगी, हाइट विल बी 4.5 सेंटीमीटर। ये सब ध्यान रख, तभी कहती हूँ अपनी एनसीईआरटी अच्छे से रिवाइज कर लो, और उन सब चीजों में टाइम लगाओ, क्योंकि द मोमेंट वी स्टार्ट सॉल्विंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस ना, दिमाग सच में कहती हूँ काम करना बंद कर देता है। मतलब मैं इतना पढ़ चुकी हूँ ना, मुझसे सिंपल क्वेश्चन भी है, मैं आराम से बैठ कर सॉल्व कर पाती हूँ, मतलब इफ यू, तभी मैं प्रॉपर सॉल्व करी, मुझे याद ही नहीं आ रहा सॉल्यूशन क्या है इसके। ठीक है, स्ट्रेस भी होता है, प्लस इतना कुछ पढ़ाई कर चुके होते हैं ना कि यहाँ पर आकर लगता है कि पेपर आ जाए और खत्म करें बस, राइट। तो तभी कह रही हूँ अपनी एनसीईआरटी बेसिक्स जो है ना वो सारे सॉल्व कर लेना, पेपर में अटक जाते हैं वो क्वेश्चंस। स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विद हाइट h।
नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है हमारे पास, प्राइम मीन ऑफ 1 3 4 5 7 एंड 4 इज m। सो 1 + 3 + 4 + 5 + 7 + 4 डिवाइड करेंगे इसको 6 से और m आएगा, तो m की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4। तो जो नेक्स्ट हमें ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं उनका मीन कितना हो गया 3, और इससे p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो इन सबको अपने अरेंज करना है, 2 2 टाइम्स आएगा, देन 3 विल बी 3 टाइम्स एंड देन 4 4 टाइम्स। ठीक हो गया। तो मीडियन हमारे पास कितना आ जाएगा 3। तो Q इज 3, P इज 4, सम विल बी 7। यहां पे P Q की वैल्यू क्या है मैटर नहीं करेगी, सम 7 मार्क कर देना बस, क्योंकि P + Q चाहिए। समझ में आ गया। अगर P को 3 लिख दिया, Q को 2 लिख, P को 3 लिखकर Q को 4 भी लिखकर आपने सम 7 निकाल दिया, कुछ नहीं मैटर करने वाला, क्योंकि P + Q चाहिए। हाँ, इंडिविजुअल कहीं होगा तो वो बहुत मैटर करेगा, सब्जेक्टिव होगा वहां बहुत मैटर करेगा। n-1 n+1, n ऑड है तो +1 करोगे। वैसे भी इतने नंबर्स में तो सेंटर वैल्यू वैसे ही निकाल लेते हो। 5 6 7 नंबर नहीं है उसमें, तुम सेंट्रल वैल्यू सोच रहे हो n+1 करके, तो वैसे ही देख लेते हैं। क्यों? क्या? किससे? किससे? क्यों नहीं आएगी? n कितना है 7 है, 7 + 1 इज 8, 8 / 2 इज 4, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ऐसा सही सा कॉम्प्लिकेट क्यों करते हो? जब आपको 7 नंबर दिख रहे हो तो 3 यहाँ 3 वहां, सेंटर नंबर फिक्स क्यों? तो 238 कहा जाए तब हम सोचते हैं कि कहाँ दिमाग लगाएंगे, है ना। तो उसमें भी मतलब टेक्निकल हम क्यों हो जाते हैं कि because जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बैठे हो ना, तो 239 दिया हो तो उसका हाफ भी नहीं कभी कभी दिमाग में स्ट्राइक करता। तो उस टाइम पे कंपोज करना अपने आप को, मैं इसमें +1 करूं, फिर 240 हो गया, नाउ इट्स लाइक अ वेरी गुड नंबर। अब मुझे समझ में आया कि 120 बन गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस आंसर में पहुंचो, तभी अब टेक्निकल चीजों को हम फिक्स करते हैं कि जब स्ट्रेस हो तो फॉर्मूला फिक्स किया, जब हमें 2 + 2 नहीं समझ में आता या 13 × 9 समझ नहीं आता, तो सिंपल आप उठाते हो कैलकुलेटर और प्लस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, है ना। दैट इज फॉर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, कि जब आप बैठे हो ग्रुप में और आंसर एकदम से स्ट्राइक नहीं हो रहा या बहुत ही टेंशन है दिमाग में, और होता है ही। ठीक है, तो ये सारे टेक्निकल चीजें आती है। चलो अब जीरो ऑफ द नेगेटिव, ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। P ऑफ x इज इक्वल टू 4x² - 8kx - 9। 1 0 will be negative of other, that means sum of zeros is 0। अल्फा प्लस बीटा विल बी 0। अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ 8k/4, तो k की वैल्यू भी क्या आ गई 0। क्वेश्चन नंबर 12, नो रियल रूट्स, इसको हर एक केस में चेक करना होगा आपको। d <0 करना है, d शुड बी अ नेगेटिव नंबर। इन सिंपल वर्ड्स, <0 का मतलब डिस्क्रिमिनेंट शुड बी नेगेटिव। तो मुझे बताओ कौन सा आंसर आ रहा है? ए पार्ट आ रहा है सबका। आपने सिर्फ डी चेक करना है। नाउ दिस वन क्वेश्चन ये पेपर में आ जाता है, मतलब इसमें और कुछ नहीं करना। 13th वाला, हाँ, 13th ना एक तरह से ये एक फॉर्मूला ही है हमारे लिए, कि जब भी आपको दिया होता है, अगर आपको याद हो, आपको दिया होगा 3 sin θ - 4 cos θ इज 5, या इसमें कोई और वैल्यू दे दो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन 4 sin θ + 3 cos θ, कुछ ऐसे कहा जाता है। कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज होते हैं, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में यहां पर ये सेट फॉर्मूला होता है कि इफ यू गेट a sin θ माइनस b cos θ एज c, स्क्वेयरिंग करना आता है सबको, ये करना लिख लो अगर डिटेल में ही आ जाए। b² cos² θ -2ab sin θ cos θ एज c²। फिर आपने साइन को चेंज करना है एज 1 - cos², कॉस को करना है एज 1 - sin²। 2ab sin θ cos θ c²। ठीक है, तो अब पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a² - a² cos² θ + b² - b² sin² θ -2ab sin θ cos θ इज c²। हाँ, अब मुझे क्या करना है, यहां से आ जाएगा -a² cos² θ - b²
साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा एज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से ओवरऑल माइनस कॉमन ले लिया तो आपके पास ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, और यहाँ पर ये इंटरचेंज कर जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए प्लस ये ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस माइनस लग जाएगा बस। तो आंसर विल बी, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगेन आई एम सेइंग क्वेश्चन नंबर 14 जो है, समझ में आ गया ना ये वाला? माइनस सी स्क्वायर होगा बेटा, तीनों प्लस नहीं होंगे, ठीक है, तीनों प्लस नहीं होंगे। अब हमारे पास आता है 14th क्वेश्चन जिसमें कहा जाता है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लो कि हमारा एमसीक्यू में बहुत आराम से आ सकता है, और एमसीक्यू में आएगा तो लिखना कुछ नहीं है इसमें हमें, ठीक है। और कोइंसिडेंट लाइंस कही है तो 2/a+b और इक्वल्स टू 3/a+b माइनस 3 इज इक्वल टू 7/4a+b। जो इक्वेशंस बहुत इजीली सॉल्व हो सकती है उन्हें कर लो। तो a की वैल्यू क्या आती है और b की वैल्यू क्या आती है? क्योंकि हमें एक वैल्यू चाहिए ना, किन में इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है। अगर इक्वेशन से आता है तो वो भी ठीक है, अगर इससे कर रहे हो तो भी ठीक है, अगर डायरेक्टली अप्लाई करके आ रहा है तब भी ठीक है। तो आंसर विल बी सी पार्ट, ए इक्वल्स टू 5, मतलब लगाना यही कंडीशन है हमें। किसी को कोई मुश्किल नहीं समझ में आया, बिकॉज क्या होता है कि कभी कभी हमने वो कॉम्बिनेशन चूज नहीं किया जिससे डायरेक्टली ये आंसर आए, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें लिखा है पॉइंट A21 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट, point P21 lies on the line segment joining point A 4,2 B 8,4 और P 2,1 है। So let the ratio be k:1, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 8k+4/k+1 is 2, 8k+4 is 2k+2। बस फर्क क्या है कि यहाँ पर नेगेटिव आंसर आ जाता है। तो इसको एक तरह से आप ऐसे भी कर सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं कि एबी और एबी, एपी और एबी में कहा हुआ है ना, अगर इस चीज में कंफ्यूजन आती है कि रेशियो नेगेटिव आ गई, हाँ, तो वो तो अगर नहीं याद हमें तो आप एपी डिस्टेंस निकाल लो और एबी डिस्टेंस निकाल लो एंड देन फाइंड द रेशियो। क्लियर हो गया इतना? ए, अगर आपको लगता है रेशियो नेगेटिव आ गई, कुछ समझ नहीं आ रहा हमें, नेगेटिव रेशियो हमने नहीं की हुई है, ठीक है, तो आपने एपी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेना है, 4 - 2 का होल स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट। एबी क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का अंडर रूट। दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 5, दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 20। स्क्वायर रूट ऑफ 20 क्या होता है 2√5। तो एपी और एबी में क्या रिलेशन है, एपी इज हाफ ऑफ एबी, ठीक है। तो ये सोचना कि ये पेपर में नहीं आएगा, आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं, उसको करने का डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारे पास। समझ में आ गई बात ये? तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो। क्लियर हो गया इतना? वहां पे घबराना नहीं है, माइनस की रेशो आ गई तो एकदम से सोचो कि क्या हो गया हमारे साथ, और 1/3 प्लीज मत मार्क करके आना कि ये एपी 1/3 एपी दिख रहा है जी कर दो, नहीं करना है, ठीक है। इसके समझ में आ गया सबको कि द ट्रुथ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ इज 3/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फॉल्स स्टेटमेंट इज 1/4। so number other than 6 comes up, probability that she reports it's a 6, so she is speaking the false statement, she is not speaking the truth, तो आंसर will be 1/4। अब ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन केस ये आपको वर्ड नहीं समझ में आ रहा, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल पर टेंजेंट्स हमने ड्रॉ की, जब कंस्ट्रक्शंस करते थे ना तो ये क्वेश्चन अगर मैं लिखती थी ऐसे तो सबको ओरली याद होता था बिकॉज कंस्ट्रक्शंस की हुई है, ठीक है। तो ये क्या होगा 90 डिग्री हो गया, सो ए पी बी और ये ओ, तो रेडियस विल ऑल्सो बी 5 सेंटीमीटर बिकॉज दिस इज द स्क्वायर।
तो इसमें ना फिगर भी आपको टेढ़ी मेढ़ी सी दी होती है, मतलब इसको ज्यादा एक्सटेंड करके दिया होता है 90 डिग्री एंगल बना के। आपको लगता है स्क्वायर कैसे बनेगा, वो फिगर इज नॉट एज पर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अगेन ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ क्वेश्चन है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर देयर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके एग्जाम्पलर से है और प्योर कैलकुलेशन स्किल्स को चेक करता है। जितनी पेशेंस है उतने से अच्छे से आंसर करो। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ रेडियाई 5 एंड 3, पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ये पी बी ए और यहां से ए, तो दिस इज, एक रेडियस दी हुई है 3 सेंटीमीटर और एक रेडियस दी हुई है 5। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो 90 डिग्री ये हो गया। पी ए की वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर, तो 90 यहां पर है। ओपी की लेंथ कितनी आ जाएगी, 13। क्लियर है ना सबको। राइट एंगल ट्राइंगल ट्रिपलेट लगाएंगे और यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो दिस इज 13 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 160 आएगा, विच इज 4√10। बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 19, सिर्फ अपने कैलकुलेशंस को स्ट्रांग रखना है और पूरा आंसर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नहीं ये बताना है। ठीक है। हॉलो क्यूब ऑफ इंटरनल एज 22 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद spherical marbles of diameter 1, and it is assumed that 1/8 spaces of the cube remains unfilled. The number of marbles that the cube can accommodate. तो 7/8 जो उसका वॉल्यूम है वो फिल हो गया है हेमिस्फेयर से, वो स्फेरिकल बॉल से। ठीक है, स्फेरिकल मार्बल से। सो द वॉल्यूम विल बी 7/8 इंटू 22 डिवाइडेड बाय स्फीयर दिया हुआ है ना 4/3 पाई, जिसको मैं 22/7 ही लिख लेती हूँ, इंटू 22/7, और डायामीटर दी हुई है तो 1/2 ये फॉर्मूला बनेगा। इसके बाद कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको अरेंज ही कर लेती हूँ इन ऑर्डर। ये 2, 21 और ये 8 ऊपर जाएगा, नीचे 4 और 22 आ जाएंगे। ठीक है, ये 8 गया यहाँ से और 22 खत्म हो गया, 4 यहाँ से 11 और यहाँ से 11। तो मुझे पता है आंसर क्या आना चाहिए। आंसर इवन नंबर तो बिल्कुल नहीं होगा। 1 में एंड करेगा कि 7 में एंड करेगा, 7 में एंड करेगा। तो विदाउट कैलकुलेशन में कह रहा सिर्फ कैलकुलेटिंग स्किल्स आपके क्या करेगा कि कौन बैठा है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने और कौन ऑप्शंस को देख रहा है कि टाइम सेव करे। ठीक है, अगर तो ये 2 मार्क्स में आया तब तो मल्टीप्लाई करना ही है, तब कोई इतना लंबा चौड़ा भी नहीं है कि नहीं कर सकते। बट यहाँ पर प्लीज डू लुक एट द ऑप्शन। समटाइम्स वो टेंस प्लेस के डिफरेंस दे देता है आंसर में, तो टेंस प्लेस तक ही आपको मल्टीप्लाई करना है, बाकी छोड़ दो। डिवाइड किया विद वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, नंबर ऑफ स्फीयर्स निकालने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 प्योरली बिकॉज क्योंकि इसमें थोड़े फ्रैक्शनल वैल्यूज दी हुई थी जहां पे गलती हो जाती है, और कुछ नहीं। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिया हुआ है, तो 2/5 प्लस 8/5 का होल स्क्वायर, और 3 - 3 तो क्या होता है 0। तो ये 5, 10/2 5 हो गया, विच इज 2, 2 का स्क्वायर, आंसर विल बी 2 यूनिट्स। सिर्फ देखकर लगता है लंबा क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22, इसके बाद जो एक्स्ट्रा मैंने करवाने वो करवाऊंगी। 1 घंटा और क्लास लगेगी आपकी, 1 घंटा बैठ जाओ क्योंकि वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस काफी हैं। ठीक है ना, बहुत सारे हैं, फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। हाँ जी, फर्स्ट 21 का क्या लग रहा है, बी पार्ट। ठीक है ना, बिकॉज असर्शन रीजनिंग दोनों ही ट्रू है। एरिया 9 to 16 हुआ है, तो रेशियो ऑफ एरिया इज 3:4।
देन रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस, हाँ फिर गलत हो गया ना, हाँ तो एजर्शन इज फॉल्स हो गया ना। एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 9 पाई टू 16 पाई, ठीक है। सो तो हमारे पास एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर इज 9, 9:16 हो गया ऑफ कोर्स। सो रेडियस की रेशियो 3:4 है, दिस इज रेशियो ऑफ एरिया, ठीक है। तो रेडियस की रेशियो है 3:4, तो सरकमफ्रेंस की रेशियो भी 3:4 होगी, assertion इज ट्रू। एंगल डिस्क्राइब बाय मिलिट हैंड इन 1 मिनट इज 6 डिग्री, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बी पार्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 22 पे आ जाओ। m square plus m is divisible by m for every positive integer m, divisible by 2, m square plus m is divisible by 2, true or false? ये चेक करना हो तो क्या करना चाहिए, टेक द वैल्यूज, एवरी पॉजिटिव इंटीजर का है 1 2 3 4 लेके चेक करो, ट्रू होगा ना कि नहीं। अगर m ऑड है तो टू, दो ऑड नंबर का सम इवन होता है, अगर m इवन है तो वैसे भी 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 2, 3 स्क्वायर प्लस 3, 4 स्क्वायर प्लस 4, ये चेक करना है, ठीक है। वैसे भी देखोगे तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर्स, टू कंसेक्टिव नंबर्स, एक इवन एक ऑड होगा, 2 से हमेशा डिविजिबल होगा, 4 से होता है या नहीं होता वो डिपेंड करता है, लेकिन 2 से डिविजिबल होगा हमेशा। ऐसे ही उसने जैसे नेक्स्ट लिखा है रीजन में, दैट इट सेज a and b are odd integers, a and b are odd integers, then a square plus b square is divisible by 4, false। odd में आपने a square और b square टेक 1 square plus 3 square, ठीक है। देन 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 7 और 9 जितने मर्जी नंबर्स ले लो 2 से डिविजिबल होंगे, लेकिन 4 से कुछ कुछ ही होते हैं, ठीक है। हम्म, तो वे तो कभी भी नहीं होंगे ना, सम ऑफ ऑड इवन इज ऑलवेज ऑड, तो क्या हो गया, ऑड का स्क्वायर ऑड ही रहता है, इवन का स्क्वायर इवन ही रहता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा सी पार्ट।